एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। आज है मानव जनन का लेक्चर नंबर 13। आज है मानव जनन का लेक्चर नंबर 13। तो सबसे पहले तो वीडियो एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप देख रहे होंगे कि चैनल पर जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलर आ रहे हैं। उसका कारण ये है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि चैनल की ग्रोथ जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, ताकि आप हमें जो ऐसी वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। तो बात करते हैं अंतरोपण की। ये हमने पढ़ लिया था, बता दिया था मैंने। अगर आपने इसकी डेफिनेशन अगर मैंने लिखवाई हुई है तो सिर्फ इसे आप सुने, अपनी नोटबुक में ना लिखें। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो इसे लिख लें, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने नहीं करवाया हुआ है। अंतरोपण यानी इंग्लिश में इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। विदलन के अंत में बनी हुई संरचना को कोरक कहते हैं। अब विदलन क्या है? जैसे हमारे यहाँ अंडाशय है, ये हमारी फेलोपियन ने लिखा है। ये जब हमारे अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है और निषेचन के दौरान यहाँ से शुक्राणु आता है, तो भी ये यहाँ पर तुम्बिका भाग में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। हम इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन के बाद जब ये युग्मनज बनता है तो विदलन होता है। पहला समसूत्री विभाजन होता है, फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। इसी को हम विदलन कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, लेकिन इसकी जो अंतिम संरचना है, विभाजन करते यानी विदलन करते करते जो अंतिम संरचना बनती है उसे हम कोरकपुटी कहते हैं। विदलन के अंत में बनी हुई संरचना को कोरकपुटी कहते हैं। लेकिन कोरकपुटी जब हमारे गर्भाशय के अंतःजनन स्तर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट कर गिरती है रक्त के फॉर्म में, अंतःजनन स्तर, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे गर्भाशय में 3 जनन स्तर होती हैं, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर। जब ये हमारी कोरकपुटी जो बनी हुई होती है, जब वो गर्भाशय में अंतःजनन स्तर से जाकर चिपक जाती है, रोपित हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है, उसी को हम अंतरोपण कहते हैं। विदलन के अंत में बनी हुई संरचना को कोरकपुटी कहते हैं। कोरकपुटी का गर्भाशय के अंतःजनन स्तर में धंसना या रोपित होना या अंतरोपण कहलाता है। निषेचन होने से अंतरोपण तक 7 से 10 दिन का समय लगता है। यानी जैसे हमारा यहाँ पर अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ और यहाँ से हमारा शुक्राणु आया, यानी जैसे हमारा निषेचन हो गया, यहाँ तुम्बिका भाग में यहाँ शुक्राणु यहाँ से एंटर किया और यहाँ से अंडाणु आया, तो तुम्बिका भाग में दोनों का संलयन हो गया, यानी निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब यहाँ से विदलन होते होते यानी अंतिम कोरकपुटी जब गर्भाशय में धंसेगी या फिर रोपित होगी, इम्प्लांट होगी, तो उसमें जो समय लगता है निषेचन के बाद 7 से 10 दिन लगते हैं। यानी निषेचन के बाद अंतरोपण में जो समय लगता है, निषेचन के बाद जो गर्भाशय की अंतःजनन स्तर में कोरकपुटी धंसती है, उसका जो समय पीरियड है वो है 7 से 10 दिन का समय लगता है। लेकिन इसके बाहर जो हमारा प्रेगनेंसी होती है तो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों पास एक आवरण पाया जाता है जिसको हम अपरा कहते हैं। माँ एवं भ्रूण के मध्य कार्यात्मक जोड़ है, यानी जो हमारा अपरा है, माँ एवं भ्रूण के मध्य कार्यात्मक जोड़ है। यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक बार इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे इसके कार्य को, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है, माँ एवं भ्रूण के मध्य कार्यात्मक जोड़ है, यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको नोट कर लीजिए। फिर है अपरा के कार्य। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, हमारा जो अपरा होता है वह भ्रूण और जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसमें एक कार्यात्मक जोड़ का कार्य करता है। माता जो होती है, माता और भ्रूण के बीच जो है कार्यात्मक जोड़ का कार्य करता है अपरा। अपरा के कार्य क्या हैं? अब अपरा के कार्य,
ये वैसे हमारे अपरा जो होता है सबसे पहले भ्रूण को आवश्यक पदार्थ प्रोवाइड कराता है। भ्रूण को ऑक्सीजन व आवश्यक पदार्थ अपरा जो है हमारा भ्रूण को ऑक्सीजन व आवश्यक पदार्थ प्रदान कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। यानी कि भ्रूण और अपरा जो है हमारा भ्रूण में आदान प्रदान का कार्य करता होता है, विसरण का, यानी अपरा एक तरह से आदान प्रदान किस चीज़ का होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कराएगा और ऑक्सीजन एवं आवश्यक और भी जो पदार्थ होते हैं वो इसके द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। अपरा जो है हमारा अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अस्थायी अंतःस्रावी अपरा अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अपरा जो है अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ये ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ स्त्राव करेगी, सिक्रीट करेगी। जैसा ही हमें पता है 11th में बता दिया गया था। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो हम कुछ दिनों में 11th क्लास के लेक्चर्स भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, जहाँ पर ग्रंथि आ जाए मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगी, स्त्राव करेगी। तो ये कुछ हार्मोन का स्त्रावण करती है, जैसे HCG और HPL और रिलैक्सेशन हार्मोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि HCG, HPL, रिलैक्सेशन और एस्ट्रोजन। HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और HPL की होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और रिलैक्सिन जो होता है हमारा अपरा से भी स्त्राव होता है इसका, और अंडाशय से भी होता है। अंडाशय रिलैक्सिन जो है हमारा हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमारा अपरा और अंडाशय से दोनों से इसका सिक्रीशन होता है। इसका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये इसकी फुल फॉर्म है।
और यहाँ पर इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में कभी कभी मैं गड़बड़ कर जाती हूँ। तो ये है इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसकी HPL की फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है हमारा अपरा से भी रिलीज़ होता है, और ये हमारा यानी प्लेसेंटा से भी रिलीज़ होएगा। प्लेसेंटा बोलते हैं हम अपरा को इंग्लिश में, और ये हमारा रिलैक्सिन हार्मोन अपरा से भी रिलीज़ होगा और अंडाशय से भी सिक्रीट होगा। अब बात करते हैं हमारा जो अपरा जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीट करेगा, तो इसे नोट कर। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपरा के कार्य का, थर्ड पॉइंट का। अपरा रोध की तरह कार्य करता है, अपरा का जो एक काम है वो रोध की तरह भी कार्य करता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 अपरा के कार्य। ये भ्रूण को निष्क्रिय यानी सक्रिय नहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये जो है हमारा अपरा रोध की तरह कार्य करता है और यह भ्रूण को निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। IgG क्या है ये आप 12th के लास्ट लेक्चरों में पढ़ेंगे। अपरा द्वारा पार होकर भ्रूण में जाता है। और गर्भावधि, एक जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसमें गर्भावधि कितने समय की होती है ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से ये 9 से 9.5 माह की अवधि होती है, यानी 36 से 38 हफ्तों की होती है। अब इसमें ट्राइमेस्टर होते हैं, इनमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी तिमाही होती हैं, 3 तिमाही होती हैं इसमें। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तीसरी तिमाही यानी 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। जैसे पहली तिमाही होगी 1 2 3 माह मतलब मंथ को हम माह बोलते हैं, मंथ या महीने को हम माह बोलते हैं हिंदी में। 1 2 3 ये पहली तिमाही है, यानी पहला ट्राइमेस्टर है। दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होगा, यानी दूसरी तिमाही होगी वो 4 5 6 यानी 4 मंथ से 6 मंथ तक जो चलेगा उसे उस टाइम पीरियड को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे, यानी दूसरी तिमाही कहेंगे। अब जो तीसरी तिमाही है वो 7 8 9 यानी माह, यानी 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ, और ये लास्ट के जो 3 मंथ चलेंगे हम इसे तीसरी तिमाही कहेंगे। और जैसे कि आपको पता है गर्भावधि हमारे 9 से 9.5 मंथ की होती है, तो इसमें जो हफ्ते होते हैं 36 से 38 हफ्तों की प्रेगनेंसी होती है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि पहली तिमाही में क्या होता है, भ्रूण के अंदर क्या बदलाव आते हैं, दूसरी तिमाही में भ्रूण के अंदर कौन से बदलाव आते हैं, और फिर बात करेंगे तीसरी तिमाही में हमारे भ्रूण के अंदर कौन से बदलाव आते हैं। तो इसे नोट कर लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। मैं उतना टाइम नहीं दे सकती हूँ लेक्चर में, तो कर लो जल्दी से। बात करते हैं पहले माह में भ्रूण का क्या विकास होता है। पहले माह के अंत में हृदय बन जाता है और उसकी धड़कन को, हृदय की हार्ट बीट को, यानी हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। यानी हमारा जो भ्रूण है वो पहले मंथ के लास्ट में हमारा भ्रूण का हृदय हार्ट बन जाता है और उसकी हम हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे माह में, यानी दूसरे मंथ में पाद यानी पैर और हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां बन जाती हैं। दूसरे मंथ के लास्ट में हमारी पैर की उंगलियां और पैर वगैरह बन जाते हैं। बात करते हैं तीसरे माह में सभी अंग व अंगतंत्र बन जाते हैं और लिंग निर्धारण हो जाता है। यानी तीसरे मंथ में हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में, हमें तो नहीं लेकिन हमारा लिंग निर्धारण हो जाता है कि हम आगे जाके पापा की परी बनने वाले हैं या मम्मी का मगरमच्छ बनने वाले हैं।
बात करते हैं 5वें माह के अंत में क्या होता है। 5वें माह के अंत में सिर पर बाल आ जाते हैं और शरीर भ्रूण जो है वो गति करने लग जाता है, गति करना प्रारंभ हो जाता है। और दूसरी तिमाही यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, बन जाते हैं। और ये दूसरी तिमाही के शुरू की बात हो रही है कि पूरे शरीर में कोमल बाल बन जाते हैं, और लेकिन इसके अंत में बोर्नियाँ अलग हो जाती हैं। और तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंत में भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो आई होप ये आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।